अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सो बच्चों, आज की जो वीडियो है ये चैप्टर नंबर 18 जो मैग्नेटिक फील्ड्स है हमारा सेकेंड ईयर फिज़िक्स का, उसके वर्कड एग्जांपल्स के हवाले से है, जहां मैं आपको बुक में मौजूद जो वर्कड एग्जांपल्स हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा और सॉल्व भी करवाऊंगा। सो स्टार्टिंग विद वर्कड एग्जांपल 18.1, जो कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 57 पर, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन वैसे मैंने सारे वीडियोस में ऐड किए हुए हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ सर्टेन लेंथ, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी कोई भी सर्टेन लेंथ है, प्लेस्ड एट 90 डिग्रीज, उसको 90 डिग्रीज पर प्लेस किया गया है मैग्नेटिक फील्ड के, एक्सपीरियंसेस फोर्स एफ, और वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है एफ के बराबर। व्हाट विल बी द फोर्स, वो फोर्स कितनी हो जाएगी इफ़ द करंट इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, अगर उस करंट कैरिंग कंडक्टर से गुजरने वाले करंट को हम 4 गुना बढ़ा दें और लेंथ को हाफ कर दें, यानी उस तार की लंबाई को आधा कर दें, करंट को 4 गुना कर दें और मैग्नेटिक फील्ड को ट्रिपल कर दें, तो बताइए क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे फोर्स के मैग्नीट्यूड पर। अब देखो, सिंपल सी बात जो है यहाँ पर, अगर मैं डेटा बनाता भी हूँ तो बड़ी सिंपल सी लॉजिक ये है कि इन्होंने क्या क्या चेंज दिया हुआ है। जो करंट है वो एक्चुअल करंट का 4 गुना हो गया है, ठीक है। इसके अलावा लेंथ जो है, न्यू लेंथ जो है, वो एक्चुअली जो एक्चुअल लेंथ है उसके हाफ के बराबर हो गई है, और जो नई मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि बी की वैल्यू है वो एक्चुअली 3 गुना हो गई है मैग्नेटिक फील्ड के, जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड थी। और दोनों केसेस के अंदर जो एंगल है वो बराबर है 90 डिग्री के। सो वी हैव टू फाइंड द फोर्स एफ प्राइम, हमें फाइंड करना है। एफ प्राइम यानी कि चेंज करने के बाद जो हुई है ना, वो हमें फाइंड करनी है, और एक्चुअल वैल्यू तो एफ के बराबर होगी। अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, देखो इस किस्म के जो क्वेश्चन है ना वो आपको मिल सकते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो मैं लॉजिक बताऊँगा वो बहुत छोटी सी है, तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो देखिए, वैसे जो फॉर्मूला होता है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। बट हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको 90 डिग्री पर रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स का फॉर्मूला बराबर आ सकता है BIL के। सही है, ये इनिशियल था। अब जो हमने चेंज कर दिया है, सो आफ्टर चेंजिंग, जो हमने चेंज किए हैं फैक्टर्स को चेंज करा है, तो देखो अब फॉर्मूले में क्या फ़र्क आएगा। ये F को मैं लिखूंगा F प्राइम, B भी चेंज करा है तो B को B प्राइम लिखेंगे, करंट चेंज करा है, करंट को I प्राइम, और लेंथ को कर देंगे L प्राइम। अब नई जो फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है उसमें हमने तीनों फैक्टर्स को चेंज करा है, बदला है। अब देखो बी प्राइम कितना है, बी प्राइम है 3 टाइम्स ऑफ एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड। करंट कितना चेंज करा हमने, करंट कर दिया 4 टाइम्स ऑफ एक्चुअल करंट, और लेंथ को हमने कर दिया हाफ ऑफ एक्चुअल लेंथ। तो तीनों की वैल्यूज जो यहाँ पर हमने डेटा में लिखी थी वो पुट कर ली। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 2 1s are 2 और ये हो गया 2 2s are 4। बाकी तो कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा सिंप्लीफाई होता हुआ, तो 3 2s are 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा BIL F प्राइम। अब आप एक बात नोटिस करो कि यहाँ पर ये जो पूरा फैक्टर हमारे पास लिखा हुआ है BIL, ये एक्चुअली बराबर है F के, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं और इस 6 को 6 ही रहने देंगे, BIL की जगह पर F आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस के अंदर जो फाइनल फोर्स है या जो न्यू फोर्स है वो एक्चुअली कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6 टाइम्स ऑफ एक्चुअल फोर्स, जो एक्चुअल फोर्स थी उससे 6 गुना ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। वर्क एग्जाम्पल 18.2, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। अब जो कंडक्टर है उसकी लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर के बराबर, कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट जो है वो कैरी कर रहा है, इस प्लेस्ड परपेंडिकुलर, इस मरतबा भी उस कंडक्टर को परपेंडिकुलरली प्लेस किया गया है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो गिवन है 2 एक्सपोनेंट -3, एंड वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन द कंडक्टर।
परपेंडिकुलर पुट करा है। जो वैल्यूज़ गिवन है उस लिहाज से हम डेटा फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें गिवन है लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर को देखें तो लेंथ ऑफ कंडक्टर को हम जाहिर करते हैं L से। ये कितना है 50 सेंटीमीटर, विच इज़ नॉट द SI यूनिट, सो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100। सो L बराबर आ जाएगा 0.5 मीटर के बराबर। अच्छा जी, कितना करंट पास हो रहा है? करंट की वैल्यू, करंट होता है बराबर I के, I है 5 एम्पेयर और प्लेस किया गया है परपेंडिकुलर। तो एंगल जो कि एक्चुअली हम थीटा से जाहिर करते हैं वो 90 डिग्री है। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम B से जाहिर करते हैं, ये आ गई 2 एक्सपोनेंट -3 टेस्ला के बराबर। एंड वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स ऑन दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखो सिचुएशन बड़ी सिंपल सी है, बस एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसे हम B से जाहिर कर देंगे। और इसी के अंदर जो कंडक्टर रखा हुआ है वो कंडक्टर रखा हुआ है परपेंडिकुलर इस तरीके से, और इसमें से करंट पास हो रहा है। तो मान लेते हैं अगर करंट पास हो रहा है तो 5 एम्पेयर के बराबर करंट पास हो रहा है। एंगल जो बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब फॉर्मूला तो वही है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स बराबर होती है BIL साइन थीटा के। सारी वैल्यूज़ हमें मालूम है, B की वैल्यू भी मालूम है, B कितना है? B है 2 एक्सपोनेंट -3, कंडक्टर से करंट पास हो रहा है 5 एम्पियर, उसकी लेंथ डिवाइड बाय 100 करके हमने 0.5 कर दिया था, और फिर ये आ गया मल्टीप्लाई बाय साइन होगा 90 डिग्रीज, ठीक है। साइन 90 तो 1 होता है, सिंपल सी बात है, तो इसकी जगह पे तो 1 आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, और साइन 90 तो 1 के बराबर होता है। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 एक्सपोनेंट -3 न्यूटन के बराबर। यानी कि इस कंडक्टर पर जो फोर्स अप्लाई होगी बेसिकली वो बराबर होगी 5 एक्सपोनेंट -3 न्यूटन के, ठीक है। अब ये दो न्यूमेरिकल थे, दोनों वर्क एग्जाम्पल्स ना काफ़ी मिलती जुलती थी, एक दूसरे से रिलेटेड थी। अब आइए वर्क एग्जाम्पल 18.3 पर, और पढ़ते पढ़ते डेटा भी बना लेते हैं। हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते थे फर्स्ट ईयर में, अभी मैग्नेटिक फ्लक्स से बहुत काम करना है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स को 5B से जाहिर कर देते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है थ्रू अ रेक्टेंगुलर लूप। लूप जो है वो रेक्टेंगुलर है, जिसकी डायमेंशन है 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। जब भी ऐसी डायमेंशन गिवन होती है ना बच्चों, तो एक्चुअली बात हो रही होती है एरिया की। कितना है एरिया? एरिया है 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो एरिया इधर ही निकाल लेते हैं, बड़ा आसान सा काम हो जाएगा। डिवाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना? 0.05 इंटू ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.1। तो 0.05 को मल्टीप्लाई करा दो 0.1 से, तो आंसर आता है हमारे पास 5 एक्सपोनेंट -3। और यूनिट क्या बनेगा? दोनों को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया था, तो मीटर इंटू मीटर, जो SI यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा जी, दोबारा से आ जाओ वापस। मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है एक रेक्टेंगुलर लूप से, जिसकी डायमेंशन जो है वो इतनी थी, एरिया इतना था, और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, जिसकी स्ट्रेंथ गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। सो मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम B से जाहिर करते हैं, ये बराबर है 0.2 टेस्ला के, ठीक है भाई। उसके बाद लिखा है द लूप इज ओरिएंटेड सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। अब देखो, अगर मैं आपको प्लेन ऑफ द लूप बना के दिखाऊं, मान लो कि जो रेक्टेंगुलर लूप है वो इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो उसके परपेंडिकुलर हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें से इस तरीके से पास हो रही हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये जो फील्ड लाइंस हैं वो इस रेक्टेंगुलर लूप के परपेंडिकुलर हैं, बट अगर बात की जाए इस लूप के एरिया वेक्टर की, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन के अंदर होगा। देखो लूप तो ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है, वो बात समझ में आ गई, हमने उसको रख दिया y एक्सिस के अंदर, और समझ लो कि ये x एक्सिस से फ्लो कर रही हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो परपेंडिकुलर है लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, बट जो एरिया वेक्टर होगा लूप का
वो तो इसी डायरेक्शन के अंदर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है बच्चों कि जो एंगल है बेसिकली वो 0 डिग्री के बराबर आएगा, ना कि 90 डिग्री के। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो यहाँ पर एंगल लिखेंगे 90 डिग्री बोलेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर लिखा हुआ है। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे लिखा हुआ है जो लूप है, रेक्टेंगुलर लूप, वो परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो एरिया वेक्टर है वो बिल्कुल जो है वो उसके पैरेलल आ जाएगा, और पैरेलल का मतलब एंगल 0 होता है। तो अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करें, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। दो चीज़ों के दरमियान का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का। तो मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और डॉट को रिमूव करते हैं तो कॉस थीटा आता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है हमारे पास, 0.2 के बराबर। एरिया वेक्टर कितना है हमारे पास, एरिया वेक्टर है 5 एक्सपोनेंट -3 और एंगल है 0। अब पहले तो अगर आप cos 0 निकाल लोगे ना तो cos 0 तो बराबर होता है 1 के। तो हमें सिंपल सा काम क्या करना है, 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 5 एक्सपोनेंट -3 से। तो 0.2 इंटू 5 एक्सपोनेंट -3 ये बराबर आ जाएगा 1 एक्सपोनेंट -3 के बराबर, 1 एक्सपोनेंट -3। और जो यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का वो आप अगर निकालेंगे तो वो बनता है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला है और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो अब या तो आप टेस्ला मीटर स्क्वायर कर लो या फिर एक और काम कर सकते हो, ये जो टेस्ला मीटर स्क्वायर है एक्चुअली इसको वेबर से जाहिर करते हैं, तो जो यूनिट होता है ऐसा ही वो वेबर होता है, पर टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है हमारा 18.4। 18.4, सपोज वी हैव अ सोलिनॉइड। सपोज कर लें कि हमारे पास एक सोलिनॉइड है, तो ये बात कंफर्म हो गई कि न्यूमेरिकल सोलिनॉइड से रिलेटेड है, पता ही समझ में आ जाना चाहिए। विद 500 टर्न्स पर मीटर, ये नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है पर यूनिट लेंथ, क्योंकि पर मीटर है ना तो इसका मतलब पर यूनिट लेंथ बात हो रही है। और इसके बाद एंड अ करंट ऑफ 2.5 एम्पेयर, वो सोलिनॉइड से जो करंट पास हो रहा है वो 2.5 एम्पियर के बराबर हो रहा है। फ्लोइंग थ्रू इट, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गिवन है हमें नंबर ऑफ टर्न्स और ये हमें दिया हुआ है पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ यानी कि पर मीटर दिया हुआ है ना। और याद रखो सोलिनॉइड वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल एन से जाहिर करते हैं, बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल एन से जाहिर किया जाता है, और ये गिवन है 500 के बराबर। अच्छा जी, कितना करंट पास हो रहा है उस सोलिनॉइड से, इस सोलिनॉइड से पास होने वाला करंट है 2.5 एम्पियर। और कैलकुलेट हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का ही दूसरा नाम है, तो हमें बी कैलकुलेट करना है। अब आपको ना एक कांस्टेंट याद होना चाहिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि इन केस ऑफ सॉलिनॉइड जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है वो बराबर होती है म्यू नॉट टाइम्स एन आई के। और एन याद रखिएगा बच्चों स्मॉल है, कैपिटल नहीं है। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन है और करंट भी गिवन है। कितना होता है म्यू नॉट, म्यू नॉट होता है 4 पाई 10 रेज टू दी पावर -7। ये म्यू नॉट की वैल्यू आ गई। और एन क्या, एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी कि 500, और इसी तरीके से करंट की वैल्यू बराबर है मल्टीप्लाई बाय 2.5 के। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सो बी इज इक्वल टू वैल्यू किसकी है, वैल्यू है हमारे पास ये आ गया 3.14 है ये। ठीक है, और इंटू 4 करना पड़ेगा, इंटू 4 और एक्सपोनेंट लगा हुआ है हमारे पास -7। ठीक है, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 500 और इंटू करना है 2.5। ये आंसर बराबर आएगा हमारे पास 1.57 10 रेज टू दी पावर -3 टेस्ला के। ठीक है, अब क्योंकि आंसर बहुत छोटा है
तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 10⁻³ का मतलब होता है मिली, तो ये आंसर हो जाएगा 1.57 मिली टेस्ला के। सही है। अगर एक सोलिनॉइड है जिसमें 500 टर्न्स हैं पर मीटर और करंट पास हो रहा है 2.5 एम्पियर, तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी उस सोलिनॉइड में 1.57 मिली टेस्ला। अच्छा जी, 18.5 पर आइए। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड है। सपोज वी हैव अ टॉरॉइड, दिस टाइम वी हैव अ टॉरॉइड विद 1000 टर्न्स। और याद रखिएगा टॉरॉइड वाले केस में ना पर यूनिट लेंथ वाला कुछ भी चक्कर नहीं था, वो तो सारे के सारे टर्न्स जो है वो काम में आते हैं। तो यहाँ पर ना आप देख लो पर यूनिट टर्न्स नहीं दिया हुआ, बल्कि यहाँ पे सीधा सीधा नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हमें। सो वी हैव अ टॉरॉइड, और टॉरॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी आपको रिवाइज करके बताया, कैपिटल एन से जाहिर करते हैं, और वो हैं 1000 टर्न्स। अच्छा, करंट ऑफ 3 एम्पियर, उसमें से जो करंट पास हो रहा है वो पास हो रहा है 3 एम्पियर के बराबर। और टॉरॉइड हैज़ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद अ रेडियस ऑफ, ये है रेडियस ऑफ टॉरॉइड जो कि है 0.1 मीटर के बराबर, कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, हमें कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही होता है बेसिकली। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बाय 2πr के बराबर होता है। ये ड्राइव किया था हमने फॉर्मूला। सो μ0 डिवाइड बाय 2πr, μ0 वही होता है 4π10⁻⁻⁷। अच्छा जी, नंबर ऑफ टर्न्स 1000 के बराबर हैं, करंट पास हो रहा है 3 एम्पियर के, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 2π, और आर की वैल्यू ना आर है बराबर 0.1 के। तो आसानी ये हो जाएगी कि यहाँ पर आप पाई से पाई को कैंसिल कर लें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये 2 एक्सपोनेंट -7 हो जाएगा। 2 एक्सपोनेंट -7 इंटू 1000 और इंटू 3 एम्पियर करंट है ना, ये आ गया हमारे पास 6 एक्सपोनेंट -4, और फिर इसको डिवाइड करा दो 0.1 से, डिवाइड बाय 0.1, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 एक्सपोनेंट -3 के बराबर ना। इसको लिख देते हैं 6 एक्सपोनेंट -3। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड कितनी है? 6 एक्सपोनेंट -3 टेस्ला। अब फिर यही बात है कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है एक्सपोनेंट की वो -3 में आ रही है, तो इतनी छोटी वैल्यू को हम लिख सकते हैं मिली टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ड्यू टू टॉरॉइड बराबर होगी 6 मिली टेस्ला के बराबर। नेक्स्ट 18.6 मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। एक मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर की बात हो रही है। उसकी रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम्स के बराबर, और उसको एम मीटर बनाना है। अब जो टॉपिक का नाम है वो एम मीटर है, ये एम मीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा, जिसमें हमने शंट रेजिस्टेंस इस्तेमाल करी है 0.1 ओम वाली, और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट है गैल्वानोमीटर का वो बराबर है 100 माइक्रो एम्पियर के। सो फाइंड द करंट इन द सर्किट सो दैट द एम मीटर गिव्स मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। सर्किट में कितना मैक्सिमम करंट होगा कि एम मीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे, यानी कि एम मीटर की रेंज मालूम करने के लिए कह रहे हैं बेसिकली ना, एम मीटर की रेंज कितनी रखी जाए, यानी कि किस करंट के ऊपर एम मीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा। तो ठीक है, देखते हैं, डेटा बनाते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस है गैल्वानोमीटर की, और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस को हमने आर जी से जाहिर किया था जब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। आर जी बराबर है 100 ओम के। अच्छा जी, जो शंट रेजिस्टेंस हमने इस्तेमाल की है, शंट रेजिस्टेंस को किससे शो किया था याद है? आर एस से। शंट रेजिस्टेंस आर एस 0.1 ओम है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट को हमने आई जी से जाहिर किया था, और इसी से ही जाहिर करेंगे। 100 माइक्रो एम्पियर है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, तो -6 एम्पियर हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई आई जी की। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द करंट। सो मैक्सिमम करंट कितना मेजर हो सकता है?
यानी कि रेंज ऑफ एम मीटर कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है, जिसको सीधा सीधा आई से जाहिर करते हैं। अब जो फॉर्मूला है जो कि हमने ड्राइव किया था एम मीटर वाले केस में, वो एक्चुअली शंट रेजिस्टेंस से रिलेटेड था। शंट रेजिस्टेंस बराबर होती है आई जी इंटू आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी, ये फॉर्मूला था, आई जी इंटू आर जी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी। तो ठीक है, बाकी वैल्यूज़ रीअरेंज करते हैं ज़रा। एक काम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं आई माइनस आई जी इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी, और ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा आर एस, बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे। सो वी हैव टू फाइंड माइनस आई जी कितना है, आई जी है 100 एक्सपोनेंट माइनस का 6, इधर भी वही आएगा 100 एक्सपोनेंट माइनस 6, और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस 100 ओम्स है डिवाइडेड बाय आर एस हमने लगाया है 0.1 का। तो राइट हैंड साइड को सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं, 100 एक्सपोनेंट माइनस 6, ठीक है, इंटू 100, और इसको डिवाइड करना है हमने, डिवाइड बाय 0.1, ये आ गया बराबर 0.1 के। ठीक है, सीधा सीधा 0.1 आ गया, और अब ये जो माइनस का था ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 एक्सपोनेंट माइनस 6, ये वैल्यू आ जाएगी आई की। तो आई बराबर आ जाएगा हमारे पास 0.1 में ऐड कर देंगे, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, 100 एक्सपोनेंट माइनस 6। सो ये आ गई रेंज ऑफ एम मीटर, जो कि बराबर होगी 0.1001 एम्पेयर के। यानी वो जो एम मीटर है जो कि अभी अभी हमने बनाया है इस गैल्वानोमीटर की मदद से, तो एक्चुअल उसकी रेंज कितनी थी, एक्चुअल रेंज थी इसकी बराबर कितना 100 माइक्रो एम्पेयर, लेकिन हमने उसको बढ़ा के कितना कर लिया, उसको हमने कर लिया 0.1001 एम्पेयर के। और बेहतर यह है कि इतनी छोटी वैल्यू आ रही है तो इसको आप जो है वो मिली एम्पेयर के अंदर कर लो। मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 कर सकते हैं आप इसको। तो अगर इसी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो वो आंसर मिली में आ जाएगा। तो समझ लो कि इसकी रेंज जो है वो 100.1 मिली एम्पियर के बराबर हो गई। कहाँ माइक्रो एम्पियर में थी और अब मिली एम्पियर के अंदर आ गई। ठीक है, कन्वर्ट करना लाजमी नहीं है, लेकिन चलो समझ में तो आ जाता है। अच्छा जी, लास्ट वर्क एग्जाम्पल है हमारे पास 18.57। इस मरतबा न्यूमेरिकल है एक चीज़ से रिलेटेड, जो कि ये लिखा हुआ वोल्ट मीटर। तो डेटा तो काफ़ी हद तक वैसे ही बनेगा जैसे पिछला बनाया था हमने। गैल्वानोमीटर के कॉइल की रेजिस्टेंस, सो दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, आर जी 40 ओम, और जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट देता है ये आ गया हमारे पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, जिसे हम जाहिर करते हैं आई जी से। ये गिवन है 4 मिली एम्पेयर के बराबर। मिली का मतलब 10 रेज टू दी पावर -3 एम्पेयर। तो आई जी हो जाएगा 4 एक्सपोनेंट -3। हाउ दिस गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। और जाहिर सी बात है वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो एक्चुअली जो हमें कैलकुलेट करनी है हाई रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस आर एक्स। और वोल्ट मीटर की रेंज कितनी है, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, या समझ लो मैक्सिमम वोल्टेज वो कितना नाप सकता है, वी से जाहिर करते हैं, और वो है बराबर 12 वोल्ट के। यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो 12 वोल्ट मेजर कर ले। आर एक्स बराबर होता है वी ओवर आई जी माइनस का आर जी। तो कितने वोल्टेज हैं, वोल्टेज है 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय आई जी। आई जी कितना था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वानोमीटर 4 एक्सपोनेंट -3, और माइनस का आएगा आर जी। आर जी है बराबर 40 के। पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, 12 डिवाइडेड बाय 4 एक्सपोनेंट -3, तो ये आ गया बराबर कितना 3000, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा 40, तो पता लग जाएगा कितनी सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगानी चाहिए। सो 3000 माइनस 40, ये बराबर आ जाएगा 2960 ओम। यानी कि अगर हम इस रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं इस गैल्वानोमीटर के साथ तो उसकी रेंज जो है वो 12 वोल्ट के बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों,
सो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर अबाउट वर्कड एग्जांपल ऑफ यूनिट 18 मैग्नेटिक फील्ड। एंड आई होप आपको समझ में आ गए होंगे भाई, जो भी कन्फ्यूजन होगी। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर बुक में गलत थे वो भी आप लोग करेक्ट कर लें। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।